तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, है ना। जिसमें हमने सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सोवियत संघ क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, है ना। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे, सब कुछ पढ़ा। सोवियत संघ में सुधार किए कैसे किए गए, सब पढ़ा दिया मैंने गाइस, ठीक है। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि शॉक थेरेपी क्या होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। सोवियत संघ की विशेषता पढ़ ली थी, सोवियत संघ की राजनीतिक विशेषता, सोवियत संघ की कुछ कमियां पढ़ी थी, है ना। सोवियत संघ में और सोवियत विचारधारा में और अमेरिका विचारधारा में क्या अंतर है, उसको पढ़ा था, है ना। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार क्यों किए, इसको पढ़ा था, है ना। सोवियत संघ में सुधार कैसे किए गए, है ना। तो नीतियों को बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के विघटन, उसके अलावा भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कैसे थे, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। तो गाइस एक टॉपिक मेरा छूट गया था लास्ट क्लास में, तो मैं उसको आज आपको बता दूं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो गाइस, अब एक टॉपिक छूट गया था कि सोवियत संघ का जो विघटन हो गया ना, उसका क्या परिणाम हुए, क्या क्या परिणाम हुए। तो पहला क्या गाइस, सोवियत संघ के विघटन की वजह से शीत युद्ध खत्म हो गया था, है ना। उसके अलावा दूसरा क्या काम हुआ, नए स्वतंत्र गणराज्य बने। मतलब क्या, सोवियत संघ के खत्म होते कितने राज्यों का उदय हुआ, मतलब कितनी कंट्रीज बनी, 15 नई कंट्रीज बनी। कितनी, 15 नई कंट्रीज। जो पहले साथ में मिलकर काम करती थी, अब उन्होंने अलग कंट्री बना ली। और सबसे पहले कौन से देश आजाद हुए, रूस, लताविया, बेलारूस और यूक्रेन। उसके अलावा गाइस, जो शत्रुओं के हथियारों की होड़ लगी हुई थी ना दोनों देशों के बीच में, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। देन नेक्स्ट क्या है, अब पूरे विश्व पर एक ही बंदे का कब्जा हो गया, किसका, अमेरिका का। क्योंकि सोवियत संघ तो खत्म हो गया और अमेरिका को सोवियत संघ के अलावा और कोई देश या संगठन टक्कर नहीं दे सकता था। इसकी वजह से अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व लेकर आया, यानी कि पूरे विश्व पे सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बन गया, अमेरिका। उसके अलावा गाइस, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सारे देश कौन सी विचारधारा को बेस्ट मानने लगे, पूंजीवादी विचारधारा को। तो जिन देशों में समाजवादी विचारधारा फॉलो होती थी, उन लोगों ने भी अपनी विचारधारा को कन्वर्ट करके किस में चेंज कर लिया, पूंजीवादी में चेंज कर लिया। देन गाइस, उसके अलावा लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठता पर मोहर लगी। मतलब बोला गया कि लोकतंत्र सबसे बेस्ट है, मतलब जहां पे भी लोकतंत्र है जिस देश में, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये बात बोली गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके अलावा बाजार अर्थव्यवस्था, मतलब बोला गया कि अपने बाजार को खोलना, ओपन रखना सबसे जरूरी है। क्योंकि देखो, कोई भी देश ना अकेले अपने देश का विकास नहीं कर सकता। अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा ना, तो वो देश चल ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक चीज़ थी। अब उसके बाद देखो, अब ये तो था क्या, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब एक टॉपिक छूट गया था मेरा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो गाइस, हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर वो क्या है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है गाइस, देखो अमेरिका ने कुछ सुधार किए थे ना, मैंने आपको बताया था। निकिता कुचरेम ने कुछ सुधार किए थे, उसमें एक शॉक थेरेपी भी था। शॉक थेरेपी होता क्या है गाइस, तो देखो गाइस, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्या, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जो रूस था ना, रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों ने अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या किया, साम्यवादी विचारधारा से किस में कूद गए, पूंजीवादी विचारधारा में। तो गाइस, साम्यवादी से पूंजीवादी विचारधारा में अपने आप को चेंज करने को ही क्या बोला गया, एक विशेष मॉडल अपनाया उन्होंने, है ना। तो कौन किस किस ने अपनाया, रूस ने, पूंजीवाद, पूर्वी यूरोप ने और मध्य एशिया में, जो किस में शामिल थे, सोवियत संघ में। तो इन सभी देशों ने मिलके अपना क्या करा, साम्यवादी मतलब समाजवादी विचारधारा से किस में कन्वर्ट कर लिया, पूंजीवादी विचारधारा में, जिसको क्या बोला गया, शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। किस नाम से, शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि पहले तो आघात पहुंचाया गया, कैसे पहुंचाया गया, शॉक दे दिया गया, कैसे, समाजवादी से पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गए। देन उपचार कैसे किया, अपने आप को विकास करके, क्या, अपने आप को, मतलब उनको लगा अगर हम लोग क्या करेंगे ना, साम्यवादी से पूंजीवादी में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो हम अपनी इकोनॉमी को ना फिर से खड़ा कर पाएंगे, क्या, खड़ा कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने शॉक थेरेपी के अंतर्गत काफी कुछ किया, जिसको मैं आगे बताने वाली हूँ। तो उन्होंने क्या करा गाइस, शॉक थेरेपी के अंतर्गत अपनी जितनी भी संपत्ति थी, जो किसकी थी, पहले राज्य की थी, क्या कर दिया, सबको बेच दिया। और किसके हाथों में दे दिया, निजी हाथों में, मतलब कि लोगों को बेचना शुरू कर दिया, जनता को बेचना शुरू कर दिया, क्या, राज्य की संपदा। मतलब जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, पब्लिक कंपनीज, वो किसको बेच दी गई,
जैसे कि हमारे इंडिया में है, अब बहुत सारी कंपनीज है ना पब्लिक, रिलायंस, टाटा, बिरला, BSNL, बहुत सारी कंपनी है। सबको क्या कर दिया गया, पहले वो राज्य की संपदा थी और उसको बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। उसका क्या कर दिया गया, निजीकरण। यानी कि पहले वो सरकार के कंट्रोल में थी, अब उसको क्या कर दिया गया, जनता के कंट्रोल में दे दिया गया। उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो खेती की गई, कैसे की गई, पूंजीवादी पद्धति से खेती की गई। यानी कि पैसा कौन लगा रहा था, अब इसमें कोई एक आदमी लगा रहा था। पहले क्या होता था ना कि जो खेती होती थी इसमें सरकार पैसा लगाती थी, बट अब कौन पैसा लगा रहा था, जनता। और जो पैसा लगाएगा उसी को प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज की गई। देन मुक्त व्यापार पर जोर दिया गया, क्योंकि पहले क्या था, समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत कि मुक्त व्यापार का विरोध कर रहे थे वो लोग, पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे, है ना, और समानता पर समाज रख रहे थे। बट वो सब क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि देखो गाइस, जो लोग मेहनत करे समाज में वो लोग तो अमीर होंगे ना, वो लोग तो अपनी संपत्ति का फायदा उठाएंगे। क्यों, आज नहीं तो कल वो चीज लोगों को समझ आ ही जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, समाजवादी से पूंजीवादी में अपने आप को चेंज कर लिया। दूसरा, उन्होंने दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार शुरू किया। तो गाइस इसको जो नाम है विश्व बैंक, ये जो शॉक थेरेपी नाम था, ये किसने दिया था इनको, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नाम दिया था। किसको, ये जो किया गया था, किसको डेवलप करने के लिए, रूस, पूर्वी यूरोप को। तो गाइस ये जो मतलब शॉक थेरेपी थी ना, शॉक थेरेपी तय करने का निर्देश किसने दिया था इन लोगों को, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इनको बोला था कि आप शॉक थेरेपी को अपनाओ, तभी आप अपने आप को क्या कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। और ये नाम भी उनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ही दिया था। अब उसके बाद देखो गाइस, अभी तो था शॉक थेरेपी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब मैं बताती शॉक थेरेपी अपनाई क्यों गई थी। सबसे पहला, जो सोवियत संघ था आर्थिक रूप से क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया था। जब सोवियत संघ का अंत हो गया था ना, तो जितने भी देश बने थे वो आर्थिक रूप से क्या थे, काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो इतना पिछड़ गए थे कि उनको अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना। तो उन लोगों ने क्या करा, शॉक थेरेपी अपनाई। उसके अलावा दूसरा क्या था, इन 15 देशों में क्या था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। क्या था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, यानी कि करप्शन। नेता लोग बहुत चलाते थे अपनी, नेता लोग मतलब करप्शन बढ़ा रहे थे, पैसा जो आ रहा था ना अपने पास दबाए जा रहे थे और जनता जाए भाड़ में। ठीक है, तो इसकी वजह से भी शॉक थेरेपी लाई गई। संसाधनों का गलत प्रयोग, यानी कि जिनके पास संसाधन थे ना उनका वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर रहे थे, अपने संसाधन का प्रयोग वो लोग हथियार को बनाने में कर रहे थे। यानी खनिज का, तेल का और लोहा इस्पात का उपयोग वो लोग क्यों कर रहे थे, संसाधनों को किस चीज़ के लिए, हथियारों को बनाने के लिए कर रहे थे। तो इकोनॉमी से तो भाई वो हो गए। तो कोई भी देश ना गाइस, जब सारा का सारा पैसा अपना सैन्य पे खर्चा कर दे या किसी एक डिपार्टमेंट में खर्चा कर देता है ना, इससे उसकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसलिए बजट आता है हर साल, हर एक देश का। क्यों आता है, उसमें बताया जाता है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अब उसके बाद देखो गोरबाचेव की नीतियाँ, गोरबाचेव ने जो सुधार किए थे, ऐसी बेकार सुधार किए कि सोवियत संघ और भी ज़्यादा बेकार हो गया। उसके अलावा साम्यवादी जो दल बनाए गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भी बहुत बेकार काम करा। उसके अलावा जो नागरिक थे उनके पास सीमित नागरिक मतलब मौलिक अधिकार थे। इसकी वजह से जो सोवियत संघ था ना बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था, जिसकी वजह से उनको अपने आप में क्या करने पड़े, सुधार करने पड़े। अभी तो थे गाइस कुछ कारण जिसकी वजह से शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब मैं आपको कुछ शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताती हूँ कि शॉक थेरेपी जब लाया गया था तो उसकी विशेषता क्या थी। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह ये लोग अपने आप को डेवलप करने लगे। दूसरा, निजी स्वामित्व का होना, मतलब इसमें क्या करा गया था, निजी स्वामित्व आ गया, यानी कि जो कंपनीज थी प्राइवेट कर दी गई, मतलब पब्लिक कंपनी को क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। राज्य की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको भी क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। पहले सामूहिक फार्मिंग होती थी, यानी कि पहले 10 लोग एक ही खेत में काम करते थे और वो 10 लोगों में से किसी का भी वो खेत नहीं होता था, वो खेत किसका होता था, सरकार का होता था। तो उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, निजी फार्म में, यानी कि किसी एक बंदे का ही वो खेत होगा और वो उसमें पैसा लगाएगा और अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। उसके अलावा पूंजीवादी पद्धति से खेती की गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपनी वित्तीय खुलेपन कर दिया, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को खोल दिया कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। इसकी वजह से क्या आएगा, बाहर का पैसा आएगा। तो बाहर का पैसा आएगा तो उससे आप क्या कर पाओगे, दूसरे देशों के साथ व्यापार कर पाओगे। उसके बाद देखो मुद्राओं को चेंज कर पाओगे। मान के चलो आपको अमेरिका के साथ बिजनेस करना है तो आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए ना। वो लोग तो आपका रुपये थोड़ी लेंगे, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा,
वो डॉलर चाहिए होगा। तो डॉलर आपके पास कैसे आएगा? जब आपने अमेरिका कोई सामान बेचोगे तभी तो वो आपको पैसा देगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हर एक देश के लिए। तो सोवियत संघ ने ना अपनी इकोनॉमी बंद कर दी थी, ये भी एक कारण था उनका। अब देखो, अब इन लोगों ने जो मतलब पूर्वी यूरोप के देश थे, उन्होंने पश्चिमी यूरोप के साथ अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। अब ये तो थे गाइस शॉक थेरेपी कुछ विशेषताएं। अब देखो गाइस, अब शॉक थेरेपी अपनाने के परिणाम क्या हुए? क्या सक्सेसफुल हुआ? मतलब पूर्वी यूरोप, रूस, मध्य एशिया डेवलप करा इससे? तो देखो गाइस, अब इससे ना ज़्यादा कुछ कार्यकर साबित नहीं हुआ। मतलब साम्यवादी से पूंजीवादी में सडनली चेंज होने पे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ। मतलब इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि गाइस 50-60% लोगों को ना समाजवादी विचारधारा में रहने का वो हो गया था। 70 साल से झेल रहे थे ना, तो उनको रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा फ्री में मिल रही थी, तो उनको अच्छी लग रही थी। अब सडनली उनको पे करना पड़ा, तो भैया दिक्कत तो होगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सडनली चेंज करने से क्या हुआ? उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्या हो गई? खत्म हो गई। रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके अलावा 90% जो कंपनी थी उनको बेच दिया गया औने पौने दामों पर। औने पौने दाम मतलब बहुत कम रेट पे कंपनीज को सेल कर दिया गया, ठीक है, जिसको दुनिया की इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आता है कि ग्रास सेल किसे कहते हैं? तो दुनिया इसे इतिहास की सबसे बड़ी सेल, उद्योगों की सेल, मतलब जिसमें उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया, क्या बोला गया उसको? ग्रास सेल। क्योंकि इसमें क्या करा गया? जो भी मेन कंपनी थी उनको औने पौने दामों पर बेच दिया गया। किसको बेचा गया? जनता को। उसके बाद देखो, रूसी मुद्रा जो रूबल थी, मतलब जो वहाँ के जो 15 देश थे कौन सी मुद्रा फॉलो करते थे? रूबल फॉलो करते थे, है ना। तो रूबल की जो मुद्रा थी ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई? गिर गई, जिसकी वजह से उनको किसी भी कंपनी से, मतलब किसी भी कंट्री से सामान खरीदने के लिए रूबल ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके पास इकोनॉमी में पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं तो धीरे धीरे ज़्यादा उनको कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। अब ये तो थे गाइस शॉक थेरेपी के कुछ परिणाम। अब कुछ और बताती हूँ। अब सामूहिक फार्मिंग खत्म होने से ना गाइस, देश में क्या हो गया? खाद्यान्न की कमी पड़ गई, क्योंकि अब बहुत कम ही लोग खेती करने लगे, क्योंकि अब पैसा खुद लगाना था। अब खुद पैसा लगाना था तो भाई आधे लोग खेती करने से मना कर दिया कि हम लोग खेती ही नहीं करेंगे भाई। अब खेती नहीं करेंगे तो पहले ना क्या होता था कि सोवियत संघ के पास जो लोग खेती करते थे ना, तो कुछ एक्सपोर्ट करते थे, अब उससे उनके पास पैसा आता था। अब वो पैसा आना बंद हो गया। अब ये प्रॉब्लम, मतलब चेंज करने से उनकी जीडीपी गिर गई, गरीब अमीर का अंतर बढ़ता गया। मतलब कुछ लोग गरीब होते गए और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते गए, ठीक है। और जो उनकी मेन विचारधारा थी ना समाजवादी की, समानता, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। माफिया वर्ग का उदय हो गया। माफिया वर्ग मतलब अमीर वर्ग, जो लोग किसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगे? गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। शॉक थेरेपी की वजह से लोग लोकतंत्र की संस्थाओं पर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, है ना। तो ये सब कारण थे, मतलब शॉक थेरेपी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके अलावा गाइस, जब सोवियत संघ था, जब मतलब विघटन हो गया, उसके बाद उसने बहुत तेज़ी से रूस ने अपना संविधान बनाया। तो तेज़ी से बनाने के चक्कर में संसद क्या हो गई? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो जब किसी देश की संसद कमज़ोर होती है ना, तो वो देश डेवलप नहीं कर पाता है। उसके अलावा जो इसके राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा शक्ति होने की वजह से तो जो देश था वो फिर से क्या हो गया? सत्तावादी हो गया। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गाइस 10 साल तक राष्ट्रपतियों ने पहले 10 साल तक अपने आप को इस पद के लिए बहाल किया, ठीक है। इसके बाद इस समय सीमा को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में एक ही बंदा शासन करता जा रहा था। उसके अलावा जो शॉक थेरेपी से रूस के आधे बैंक क्या हो गए? दिवालिया हो गए तो पैसा ही नहीं था उनके पास। और काफ़ी सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा देते थे उधार पे, सारे क्या हो गए? बंद हो गए। क्या हो गए? बंद हो गए। अब उसके बाद देखो गाइस, अब आगे हम लोग गाइस पढ़ने वाले सोवियत संघ और भारत के बीच में संबंध कैसे हैं। तो गाइस अगर मैं संबंध की बात करूँ तो हमारे और सोवियत संघ के बीच संबंध ना बहुत अच्छे हैं। तो जब सोवियत संघ था तब भी संबंध अच्छे थे, सोवियत संघ टूटने के बाद भी जो रूस था उसके साथ संबंध क्या है? हमारे बहुत अच्छे हैं। तो गाइस अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करूँ तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी कंपनियों के ऐसे वक्त में मदद करी। मतलब देखो गाइस, जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे ना, तो हमारी जो मेन कंपनीज थी उनको डेवलप करने के लिए सोवियत संघ ने हमारी बहुत मदद करी थी, क्योंकि उसने हमसे सामान खरीदा और अपने पैसा हमें दिया, जिसकी वजह से हम लोग उनसे वेपन्स खरीद पाए। क्योंकि हम लोग चारों तरफ से खतरे से भी घिरे हुए थे, पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी है, फिर बांग्लादेश आ गया बीच में, इसकी वजह से क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हमें, ठीक है। राजनीतिक भी वो हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, यूएनओ में ऑलवेज हमें सपोर्ट करती है,
सैन्य में बात करूँ तो हमें बहुत सारे हथियार प्रोवाइड करती है। संस्कृति की बात करूँ तो संस्कृति के मामले में हमारी संस्कृति उनके देश में काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब आगे देखो उसके बाद। अब देखो गाइस, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है पूरा। जितना भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंटेंट थे गाइस मैंने आपको बता दिए। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा, जितना भी इंपॉर्टेंट था सब बता दिया। अब आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे वीडियो भी देख लेंगे ना तो जाके अच्छे से एग्जाम लिख के आ सकते हैं, बढ़िया से लिख के आ सकते हैं। 90+ की गारंटी अगर आप लोग वीडियो जाके देखाओगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैंने क्वेश्चन की तरह समझाया है और हर एक कंटेंट को, जहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन आएगा उसके लिए ज़्यादा कंटेंट समझाया है, जहाँ से कम के लिए आएगा वहाँ पे कम समझाया है। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करना कि अपने दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइस। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना।